ओके तो बच्चों, आज का आपका पेपर बहुत आसान गया होगा और शानदार रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी रही थी। पर कुछ कुछ क्वेश्चन में कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आए, चलो उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है अपना, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स दिया है, मतलब F इज इक्वल टू -3, 1 and 5 एंड जो R है वो है 7, 3, 1। सो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो अपने को जाना है I, J, K और R का है 7, 3, 1 और -3, 1, 5। सो I इज इक्वल टू 3, 1, 1, 5 माइनस J इज इक्वल टू 7 - 3, 1, 5 प्लस K इज इक्वल टू 7, 3 - 3, 1। ओके, तो अपने पास आएगा I इज इक्वल टू 15 - 1 माइनस J इज इक्वल टू 35 प्लस 3 प्लस K इज इक्वल टू 7 + 9। सो वी हैव 14I - 13 8J प्लस 16K। 14I - 37J 16K। तो हमारा आंसर होगा इसमें आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि पार्टिकल ऑफ द मास m प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए, सबसे पहले समझो कि ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो वी हैव v0। तो यहाँ पे 45, तो यहाँ पे हो जाएगा v cos 45। और अब हमारी वेलोसिटी v cos 45, तो इसका मोमेंटम होगा m v cos 45 1/√2। अभी हमको यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको h बोलते हैं, तो h इज इक्वल टू v0² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो v स्क्वायर sin स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 2 × g टाइम। g के साथ लेना है, ओके, g के साथ लेना है, यहाँ पे 10 नहीं लिखा है, यहाँ पे g लिखना है। सो वी हैव h इज इक्वल टू v0² बाई 2 × 2 × g। सो v0² मतलब या फिर v² बाई 4g। अभी हम l इज इक्वल टू r क्रॉस p से अगर मैग्नीट्यूड ले तो r परपेंडिकुलर × p। सो r परपेंडिकुलर v² बाई 4g और p इज इक्वल टू m × v। सो mv बाई √2। सो वी हैव m v³ अपॉन 4√2g। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना फॉर अ सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम पे द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मस्ट बैलेंस दिस ट्रूली ओनली ऑन द टॉर्क आर टेकन अबाउट। देखो, अभी ऐसा बोला है कि ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो आप किसी भी पॉइंट से उसको देख लो, उस पे लगने वाला एफ नेट 0 होना चाहिए और टॉर्क नेट भी 0 होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर फिर टॉर्क या फोर्स लग गया तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं बोला जाएगा। सो एनी पॉइंट ऑन द सिस्टम और आउटसाइड ऑफ इट, उस पे वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। 2 men are carrying a uniform bar of length L on their shoulder. The bar is held horizontally such that a younger man gets 1/4 of load. Suppose the younger man is at the end of the bar. Okay. ये बार है, ये फर्स्ट पर्सन है जो इसको उठा रहा है, ओके, और इस पे जो रिएक्शनल फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो इफेक्ट लग रहा है इस जगह पे, वो कितना लग रहा है mg/4। इस पे एक्शन का, इस पे रिएक्शन है mg/4, तो यहाँ पे भी mg/4। इसको जो फील होगा वही ऊपर डालेगा। सपोज अ यंगर मैन इज एट द एंड ऑफ द बार, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर मैन फ्रॉम द एंड। देखो, तो अदर मैन का डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए इसको उठाने का। पहले तो ये समझो कि ये यहाँ से हाफ डिस्टेंस पे अपने को लगेगा mg, ओके।
और इस पर्सन को यहाँ से लगना है नॉर्मल फोर्स सेकंड। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है L/2। अभी देखो, आपको पहले F नेट इज इक्वल टू 0, तो इसका नॉर्मल N1 और इसका नॉर्मल N2, सो N1 प्लस N2 ऊपर वाला, mg नीचे वाला, सो mg/4 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, सो N2 इज इक्वल टू 3mg/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3mg/4। अभी यहाँ से इसका डिस्टेंस x, तो ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा, सो mg L/2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3mg/4 इंटू एक्स। सो mg निकल गया, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2L/3 इज इक्वल टू एक्स। कितना हो जाएगा? 2L/3 इज इक्वल टू एक्स। तो अपना ऑप्शन आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा अ मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, M एंड R अबाउट इट्स डायमीटर। आप स्फीयर को कौन सा डायमीटर, कोई उतना इश्यू तो होगा ही नहीं, तो अपन ले लेंगे 2/5 mr², जो I है। 4 स्फीयर आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। देखो, ये स्फीयर और ये दोनों स्फीयर इसी लाइन पे है, तो उसका आ जाएगा 2/5 mr² प्लस 2/5 mr²। अब ये दोनों जो स्फीयर है वो यहाँ से उसका IC आएगा और यहाँ से मुझे चाहिए, तो I इज इक्वल टू IC प्लस md², तो वो हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। तो वैसे 2 है, तो प्लस 7/5 mr² प्लस 7/5 mr², ये अपना I डैश आएगा। तो नीचे का 5 तो कॉमन है, 18 mr²। तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो 9 2/5 mr², तो अपना आंसर आएगा 9। क्लियर? तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उसके अंदर अपने को दिया है व्हाट विल द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर शीट ऑफ लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए एरिया। एक सीट है, लैमिना है, जिसका लेंथ L है, और मुझे यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू m/एरिया दिया है, सो m इज इक्वल टू म्यू इंटू L²। अगर इस सीट का अगर टोटल मास लेना है तो पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर इसके सेंटर से पास होने वाला अगर अपने को करना है, तो बेसिकली ये यहाँ से घूमेगा तो 1/12 ml², ये यहाँ से घूमेगा 1/12 ml², तो ये I इज इक्वल टू 1/6 ml²। तो ये हो जाएगा 1/6 m की जगह पे म्यू L² इंटू L², तो हो जाएगा म्यू L⁴/6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड अ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ρ। तो ये जो ρ है उस पे लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब m/L, is bent into circular loop with a center O as shown in the figure. The moment of inertia of the loop about x and x. इसको हम लोग वायर बना के चले, ये IC इसका हो जाएगा mr²/2। तो यहाँ से ये r डिस्टेंस पे है, तो अपन इसका लेके आएंगे I इज इक्वल टू IC प्लस md², सो mr²/2 प्लस mr²
3/2 mr²। अभी लेंथ के साथ निकालना है। पहले तो हम मास की जगह पे लिखेंगे डेंसिटी इंटू लेंथ, 2/3 डेंसिटी इंटू लेंथ। और रेडियस की जगह पे कैसे, क्योंकि ये टोटल लेंथ है वही सरकमफरेंस है, तो L इज इक्वल टू 2πr, सो R इज इक्वल टू L/2π। तो अपन करेंगे L² अपॉन 4π²। तो अपने पास ρL³ अपॉन 6π², ρL³ अपॉन 6π²। कोई गलती की है हम लोगों ने? 1/2 mr², 3/2 mr²। यहाँ पे हमने 3/2 लिखना था, सॉरी। 3/2 मास रो इंटू एल, आर L²/4π²। तो यहाँ पे आ जाएगा 3ρL⁻3/8π²। ओके, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा जल्दी इंटू 8π², ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है थिन रॉड ऑफ लेंथ L, मास M, बेंड इन द मिडल, ओके, एट द एंगल ऑफ 60, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, तो उसमें क्या है, ये यहाँ से गोल घुमा रहा है, तो इसका यहाँ पे भी मास M/2 हो जाएगा, इसका यहाँ पे भी मास M/2 हो जाएगा। रॉड घुमाना है और क्या करना है, तो अगर साइड से रॉड घूम रहा है तो 1/3 M' का स्क्वायर, तो 1/3 M/2 L²/4 एक का, प्लस दूसरे का 1/3 M/2 L²/4 दूसरे का, सो 1/3 mL²/4। सो अपने पास आएगा 1 mL²/12। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब तक तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे। चलिए एक और क्वेश्चन के लिए, 9th क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में अपने पास बोला है कि अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, ये जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, इस तरीके से, तो इसका mv हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है l। तो फॉर मी इट इज़ जस्ट r perpendicular into p, so it's L m v। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन अपन को डालना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया था, तो हम उस हिसाब से ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में हम लोगों को जो दिया था वो ऐसा था कि ये डिस्क है जिसका रेडियस m है और ये मास है, और यहाँ से m जितना मास लटका के बैठा। ओके, और अपने को इसका एक्सेलरेशन ढूंढने को बोला है। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क है उसका इफेक्टिव मास, क्योंकि m r²/2, so m effective is equal to m/2. So here we have m/2, here we have m, and here we have gravitation mg. So F net is equal to mg and m net is equal to 3mg/2. So A net is equal to क्या हो जाएगा, F/m। तो क्या हो जाएगा, mg अपॉन, तो 2g/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे गेव अस a second pendulum is mounted at the rocket, its period of oscillation decreasing when the rocket, okay, देखो
सेकंड पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड अगर कम करना है, पहले तो ये समझो t इज इक्वल टू 2πL/g। अगर g ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, और g ज़्यादा तब होगा कि रॉकेट ऊपर जाएगा। सो कम डाउन नहीं, मूव्स राउंड द अर्थ इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो वो जीरो एक्सेलरेशन से जाएगा। मूव अप ओके, ये दोनों विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन नहीं आएगा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस वाले क्वेश्चन में, 12th वाले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन आएगा और वही फ्रिक्शन इसको आगे खींचेगा। दैट मीन्स कि जो नीचे वाला ब्लॉक है, अब ब्लॉक P ऑफ मास M is placed on the frictionless horizontal another block M of the same mass। दोनों का मास सेम है, यहाँ पे फ्रिक्शन, तो ये M मास है, ऊपर भी M मास है, यहाँ पे फ्रिक्शन ढूंढना है तो यहाँ पे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। अब ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है, अब वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को फ्रिक्शन मिलेगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इन इक्वल टू n, सो म्यू mg। तो उसका मतलब है कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर लगने वाला फोर्स F है और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू mg, और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है म्यू mg जी, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जिसके वजह से इसका एक्सेलरेशन लगेगा म्यू जी। अब ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन अपने स्प्रिंग के एक्सेलरेशन के साथ मैच करना है, तो A मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर A। अब इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है, तो ओमेगा स्क्वायर A इज इक्वल टू म्यू जी। क्या चाहिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन P एंड Q, द मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो अपने पास ये आ जाएगा म्यू जी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन P एंड Q। तो अपने पास तो म्यू mg ही आ जाएगा। ये दोनों को एक साथ खींचना है, ओमेगा स्क्वायर A। ओके फाइन, तो इस पे ये इतने एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये इतने एक्सेलरेशन से जाएगा, म्यू mg पीछे है, उतना फोर्स आगे। मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन P एंड, तो म्यू mg को K के हिसाब से लिखना है। देखो म्यू एस mg तो दिया है अपने को, ओके अपने को म्यू एस mg तो दिया है, पर लिमिट K के हिसाब से भी लानी है। तो एक काम करते हैं, ये तो आ गया फ्रिक्शन, तो ये है। अभी ये समझते हैं कि अगर ये दोनों साथ साथ जाएंगे तो कितना मास होगा, 2m। भाई देखो अगर हम ऐसे मान के चलते ये दोनों साथ साथ आ रहा है तो 2m, तो फोर्स इज इक्वल टू KA, और वो KA किसके साथ मैच करेगा, 2mg। सो mg इज इक्वल टू KA बाय 2। ओके एक बार वापस से पूरा देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, एक बार वापस से पूरा देख लेते हैं। A block P of mass M placed on a frictionless horizontal surface. Another block Q of the same mass is kept on P and connected to the wall with the help of the spring. The spring constant K. So in the figure, the mu s is the
coefficient of the friction between the P and Q. The block moves together performing SHM with the amplitude A. ओके, अच्छा है. तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ एम्पलीट्यूड A के साथ मूव कर ही रहे. अगर एम्पलीट्यूड A के साथ ये दोनों मूव कर रहे, सो ओमेगा इज इक्वल टू K बाई M, पर यहाँ पे K बाई 2M होगा, मास 2 है. अभी A मैक्सिमम, क्योंकि A मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर A, तो क्या हो जाएगा K बाय 2M इंटू A. अब इतना A में एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा, ये फोर्स होगा और यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन. अपने को वो फ्रिक्शन ढूंढना है. अब ये फोर्स कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू KX, तो F इज इक्वल टू AK, F इज इक्वल टू KX, तो K इंटू A. दैट मीन्स कि इस पे M इंटू K बाई 2M A, ये आगे जाएगा. इस पे लगने वाला फोर्स KA और माइनस फ्रिक्शन MM चला जाएगा. सो F इज इक्वल टू KA माइनस KA बाई 2, क्योंकि फ्रिक्शन को अपने को KA बाई 2 के फॉर्मेट में लाना है, तो KA बाई 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. A particle is executing simple harmonic motion with a time period of t second and amplitude is a meter. Okay, amplitude अपना a है. The shortest time it takes to reach to the point a by root 2 from the mean position. देखो mean position मतलब ये x is equal to 0 से अपन a by root 2 पे पहुंच रहे हैं, तो वो कितना एंगल बनाएगा, 45. तो अपन लिखेंगे 360 पे t जितना, तो 45 पे कितना, तो t इज इक्वल टू t 45 बाई 360. ओके, तो अपने पास आएगा t बाई 8. अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छी लगती, आप मिड पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हो, सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. यू कैन गो इट बाई वे, तो a अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. ए चला जाएगा, 1/√2 कब होता है, 45, तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी. पाई गया, सो टी इज इक्वल टू टी बाई 8. आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो. ओके, चलिए अभी हम जा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a particle executing linear simple harmonic motion with the amplitude of 2 centimeter. When the particle is at the 1 centimeter from the mean position, the magnitude of the velocity is equal to, जब x is equal to 1 होता है, तो velocity is equal to acceleration. So v is equal to omega a square minus y square is equal to omega square y. एक ओमेगा निकल जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. फाइंड द टाइम पीरियड, पहले ओमेगा ढूंढ लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ पे x की जगह पे आप y लिख दो, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 1. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट 3. t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो अपने पास आएगा 2 पाई बाई रूट 3. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे. इन द क्वेश्चन नंबर 15 दे गेव अस द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज E. व्हेन द काइनेटिक देन अ काइनेटिक एनर्जी when the displacement is half at the amplitude. Okay, fine. अपने पास E is equal to 1/2 KA square पता होना चाहिए. अब डिस्प्लेसमेंट हाफ कर रहा है, तो U is equal to 1/2 K
डिस्प्लेसमेंट जो है वो a/2 करना है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे a²/4। तो अभी यहाँ पे अगर इसका e लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा e/4, और अगर टोटल एनर्जी का u इतना होता है तो काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है 3e/4। तो आवर आंसर इज 3e/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड ऑफ t while a corresponding period of the another spring at t2 period of oscillation when the two spring are in series। देखो पहला ये है k1 के साथ, तो t1 इज इक्वल टू 2 m/k1, सो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 m/k1, सो k1 इज इक्वल टू 4 m/t1 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से एक दूसरी स्प्रिंग लेते हैं, दूसरी स्प्रिंग k2, मास वही है, t2 इज इक्वल टू 2 m/k2, और इसी तरीके से k2 इज इक्वल टू 4 m/t2 का स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐसा बोल दिया है, हमको ऐसा बोल दिया है कि भाई दोनों को आप सीरीज में ले लो, k1 k2, नीचे मास वही सेम m ही लेना है, तो बेसिकली इसका t इक्वेलेंट इज इक्वल टू 2 m/k इक्वेलेंट, सो t इक्वेलेंट का स्क्वायर 4 m/k इक्वेलेंट, तो यहाँ पे भी हो जाएगा k इक्वेलेंट इज इक्वल टू 4 m/t इक्वेलेंट का स्क्वायर। अब ये दोनों सीरीज में, किस में? सीरीज में, तो 1/k इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, तो मतलब 4 m² k का क्या होता है 4 m² t इक्वेलेंट का स्क्वायर, 4 m² t1 का स्क्वायर, 4 m² t2 का स्क्वायर। सो t इक्वेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। सो t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बोला है? अपने को बोला है गैस चैम्बर है जिसका अंदर का प्रेशर P है, एरिया है H है, तो मतलब वॉल्यूम भी मिल जाएगा। देख लेते हैं कि इसका इनिशियल वॉल्यूम A इंटू H है। अब अपने को बोला है कि बाहर से इसको अगर थोड़ा सा भी इसको अंदर कॉम्प्रेस किया जाता है तो ये कैसे SHM करेगा। तो ऐसे मान के चलो कि अगर इसको कॉम्प्रेस किया तो दैट मीन्स इसका अपना अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा घट जाएगा। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। In the case of isothermal process, P1V1 is equal to P2V2. तो let's go for that initial pressure P1V1. फाइनल में क्या होता है P डेल्टा P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V होता है। सो PV इज इक्वल टू PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV माइनस डेल्टा P डेल्टा V, ये दोनों चला जाएगा। अभी अपने पास ये जो दोनों वेरिएशन है ये बहुत स्मॉल है, इसको इग्नोर मारो, तो अपने पास P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू V आता है। अभी हम काम करेंगे P डेल्टा V कितना V चेंज हुआ, तो X जितना V चेंज हुआ विद द एरिया A, सो इंटू A इंटू N। प्रेशर में जो चेंज हो रहा है, प्रेशर में जो चेंज हो रहा है वही चेंज इन प्रेशर, और टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो H इंटू A, तो A चला जाएगा। सो चेंज इन द प्रेशर इज इक्वल टू P डिवाइड बाय H इंटू N। अब ये तो प्रेशर का जो चेंज, जो हमने बाहर से जो प्रेशर लगाया है उसमें से जो चेंज आ रहा है वो। अब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो हम लोग करेंगे PA बाय H इंटू एक्स। अब F इज इक्वल टू KX के साथ कंपेयर करो तो ये मिल जाएगा K। अब अपने को क्या मांगे T, तो T इज इक्वल टू 2 पाई M अपॉन K इक्वेलेंट, तो अपन पे पास आएगा 2 पाई, ओके। M अपॉन K इक्वेलेंट के लिए जगह पे हम क्या लिखेंगे, PA बाय H, सो MH अपॉन PA।
तो इसमें अपना आंसर आना चाहिए ए, तो अपना आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू 2 पीसेस। एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल है और उसको 2 लेंथ में काटा है। ऐसा बोला है 1 पीस इज डबल लेंथ ऑफ द अनदर। तो एक का लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है और इसकी लेंथ दूसरे से डबल है। ओके, देन द लॉन्ग पीस। ओके, सो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। तो दैट मीन्स L1 इज इक्वल टू L, L1 इज इक्वल टू x, तो ये 2x हो जाएगा। सो L1 इज इक्वल टू x प्लस 2x इज इक्वल टू L, 3x इज इक्वल टू L, तो x इज इक्वल टू L/3। दैट मीन्स इसका लेंथ हो जाएगा L/3, इसका लेंथ हो जाएगा 2L/3। अब देखो ये L/3 है, ये 2L/3 है, तो इसका k कितना हो जाएगा 3k/2, क्योंकि L एंड k आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है कि द होलो स्फीयर इज फिल्ड विद द वाटर थ्रू द स्मॉल हॉल। देखो ये इसमें पूरा ऐसा पानी भरा हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि धीरे धीरे इसमें से पानी निकलने लगेगा। अब जैसे ही निकलेगा, पहले तो क्या था, ये पानी बिल्कुल भरा हुआ था, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल, इसका इफेक्टिव लेंथ यहाँ तक था। अब जैसे ही पानी निकलना स्टार्ट हो गया तो वैसे पानी यहाँ पे मूव होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच की जगह पे थोड़ा सा नीचे आएगा, तो लेंथ बढ़ेगी। अब लेंथ इंक्रीज होगी, सो t इज इक्वल टू 2πL/g। तो पहले t L इंक्रीज होने की वजह से L इंक्रीज होगा। देखो कंटिन्यूस इंक्रीज, क्योंकि एक मोमेंट आएगा जब ये पूरा पानी खाली हो जाएगा, वापस से L ऊपर आएगा। तो कंटिन्यूस इंक्रीज, कंटिन्यूस डिक्रीज तो आना नहीं है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू द इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, चलिए फिर यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखो इन दोनों का ओमेगा अलग अलग है, नहीं होगा। इन दोनों का भी ओमेगा अलग अलग है, नहीं होगा। ये अगर केस ले लेते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। तो दिस वन इज अवर SHM। तो ये SHM फंक्शन है, ये भी SHM फंक्शन है, पर ये थोड़ा सा लिफ्टेड है। चलिए इस क्वेश्चन को, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क। देखो आपके पास 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का है, ये 40 सेंटीमीटर के मार्क पे ये बैलेंस है। देन द वेट ऑफ 10 kg एंड 20 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर 10 grams 10 सेंटीमीटर एंड 20 grams 20 सेंटीमीटर। वेट ऑफ द मीटर स्क्वायर। अब देखो वेट जो इसका होगा वो तो यहाँ पे आएगा, इसको अपन लिखेंगे mg। अब अगर इस पॉइंट से अगर देखें तो ये 20 होगा, 40 से 20, और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10। अब इनका टॉर्क को बैलेंस करते हैं, तो ये दोनों इस तरफ और ये इस तरफ। सो 10 × 30 प्लस 20 × 20 इज इक्वल टू mg। इसके साथ g रखते हैं, इसके साथ भी g रखते हैं, इसके साथ भी g रखते हैं, इंटू 10। तो g सबका निकल गया, तो दिस इज 30 प्लस 40 इज इक्वल टू m। सो m इज इक्वल टू 70 grams। कितना आएगा 70 ग्राम्स आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
A two rigid body A and B rotate with a rotational kinetic energy E1 and E2 respectively. The moment of inertia of A and B about the axis of the rotation IA and IB respectively. IA is equal to IB by 4. तो अगर IB को और EA is equal to 100 EB, तो रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ओके कोई बात नहीं, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और दूसरा होता है L स्क्वायर बाई 2I. सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2IE. सो L इज इक्वल टू अंडर रूट 2IE. सो अपन LA अपॉन LB करेंगे, तो अपन करेंगे IA EA IB EB. अब जो रिलेशन है वो इसके अंदर डाल देंगे, कोई इतना बड़ा इश्यू तो है नहीं. तो यहाँ पे करेंगे EB बाई 4 IB और EA इज इक्वल टू 100 EB अपॉन EB. तो ये EB चला जाएगा, IB चला जाएगा, अंडर रूट 25, तो ये हो जाएगा 5. सो आवर रेशियो इज आंसर इज 5. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ circular disc having the mass of the 1 kg and radius of 40 centimeter. If it's rotate about its axis passing through its center, एक डिस्क है जिसके सेंटर से पास करना है, perpendicular to its plane, that the speed is 10 revolution per second. The work done to stop. Okay. So W is equal to delta K. So 1/2 I omega square minus 1/2 I 0 का square. 1/2 डिस्क का I 1/2 mr square. So which we have 1/2 mass 1 और ये 40 by 100 का square. So 1 by 2 16 by 100 8 by 100 and omega 10 revolution per second. So 10 into एक revolution 2 pi radian per second. So 20 pi radian per second. तो यहाँ पे 8 by 100 into 400 पाई का स्क्वायर, तो यहाँ से भी ये 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू पाई का स्क्वायर 0 बाय 100. या फिर अगर ऐसा यहाँ पे बोला ना हो कि पाई का स्क्वायर, अगर तो अपन को करना पड़ेगा इसके साथ पाई का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. ओके, तो 16 इंटू 3.14 इंटू 3.14 ये अगर करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 158. और अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया है कि पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ले लो, तो फिर अपने को आंसर आएगा 160 जूल. ओके, चलिए. When a body of mass 1 kg is suspended from a certain light spring hanging vertically, the length is increased by 5 centimeter. ये 5 centimeter जितना इसका लेंथ. By suspending 2 kg block to the spring, and if the block is pulled through 10 centimeter and release the maximum velocity in it is. तो पहले तो हम इस स्प्रिंग का इससे mg is equal to kx. So k is equal to mg by x 10 by 5 upon 100. तो इससे अपने को मिल जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर.
बाय सस्पेंडिंग, अब इस पे जो सस्पेंड करनी है वो करनी है 2 kg। के अपने को 200 मिला है न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, तो अपन v मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, सो 200 बाई 2 मतलब 110, तो ओमेगा आ जाएगा 10 इंटू ये कितना है 10 बाई 100, सो 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपने को किस में आंसर चाहिए, मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव अप एंड डाउन SHM with an amplitude of 1 centimeter. If the mass of 10 kg is to remain constantly in contact with this, the maximum frequency of this, okay, तो मेरे को मास बोला है 10 kg and remain constantly in contact with this. That means कि अगर ये प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे हो रहा है और ये यहाँ पे अभी भी कांटेक्ट में है, तो उसका जो नॉर्मल फोर्स अगर 0 होगा तो इसका mg और इसका kx एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंसिंग करेगा, क्योंकि कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि k इंटू एम्पलीट्यूड कितना है भाई साहब 1/100 इज इक्वल टू m 10 kg इंटू 10, सो k इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 1/2 pi k by m, so 1/2 pi k by 10, तो यहाँ पे 10 2 pi अंडर रूट 10, सो 10 by 2 pi इंटू pi 5 हर्ट्ज, ओके। तो चलो, तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा इसका सॉल्यूशन हुआ है। देखते रहना क्या क्या कहाँ कहाँ पे गलती हुई, छोटी छोटी गलती हुई होगी, तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।